तो आपका स्वागत है टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम जानेंगे जो इसरो का जो पेपर है एलपीएससी का। एक एलपीएससी जो होता है लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर, जो आपका केरला में त्रिवेंद्र, अभी उस टाइम पे त्रिवेंद्रपुरम था, है ना। तो अभी ये त्रिवेंद्रम हो गया है। तो वहाँ का है पेपर जो इसरो का ही है। इसरो का हमने वीएसएससी देख लिया जो आपका तिरुवनंतपुरम में है, उसका भी सारा पेपर देखा। अभी हम एलपीएससी का स्टार्ट करेंगे। एलपीएससी के 3-4 सेट हैं जो पेपर अलग अलग स्टेज अलग अलग ईयर में पेपर हुआ था, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है 2018 में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। सो ये आपका है जो पेपर हुआ था 4/3/2018 को। समय था 2 घंटे का, है ना। 10 से 12 के बीच में हुआ था। 300 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल जो है 300 मार्क्स का होता है। मतलब एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसे मल्टीप्लाई करोगे 4 तो आपका 300 नंबर होता है। बाकी ये कैंडिडेट का नाम, ये जो ऑफलाइन फॉर्म था तो उसके इसमें दिया हुआ है, रोल नंबर। बाकी इंस्ट्रक्शन है जो अभ्यर्थी को है। तो अभी ये सब चीज़ें तो ऑनलाइन आता है। जो पेपर देने से पहले, अगर फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आपको किस में नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा वो सारी चीज़ें लिखी होती है ना। अब आते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फिटर का है। सो पहला क्वेश्चन पे क्या है आपका, वी ब्लॉक जो है वी ब्लॉक में सम्मिलित कोण कौन सा है। मतलब इंक्लूडेड एंगल पूछा है वी ब्लॉक का, तो आपका होता है 90 डिग्री का, है ना। अगला सवाल चलते हैं इसमें, जैसे 60 डिग्री 45 डिग्री, तो ये सब अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से अलग अलग होता है। तो वी ब्लॉक में पूछा था तो 90 डिग्री होता है। जैसे इसमें आओगे थ्रेड में आओगे तो उसकी फिर अलग अलग आएंगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं हम। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे है, जो बृहत वृत्तों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। द टूल विच इज यूज लेइंग आउट लार्ज सर्कल। तो बड़े सर्कल का जो लेइंग आउट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, तो आपका ट्रेमल होता है। जैनी कैलिपर जो होता है पैरेलल लाइन या फिर सेंटर निकालने के लिए राउंड बार का, उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्राइबर जो होता है स्क्राइबिंग करने के लिए, और डिवाइडर जो होता है ये आपका डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मिंग है, और साथ ही आपका चाप करने में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक 500 ग्राम हथौड़ा के लिए हथौड़ा की स्पिंडल की लंबाई लगभग कितनी होगी। 500 ग्राम का जो हैमर है उसके लिए मतलब लेंथ ऑफ हैंडल पूछ रहा है। हैंडल का जो लंबाई होगा वो कितना होगा उसके बारे में पूछा है। तो उसका जो लेंथ होगा, ये स्टैंडर्ड होते हैं, तो 325 mm का होगा उसकी लंबाई। यदि 500 ग्राम का है हथौड़ा तो आपका लंबाई जो रहेगा, ऐसे जैसे ये आप हथौड़ा मान लो, है ना, ऐसे नहीं होता है। मान लो कि आपका हथौड़ा है, तो ये आपका हैंडल जो रहेगा 500 ग्राम का है, तो ये आपका 325 ग्राम का रहेगा, है ना। सॉरी 325 सेंटीमीटर में है। सॉरी mm में है, 325 mm में है। चौथे नंबर सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे सामान्य कार्य हेतु एक बेंच वाइज स्पेस दे रखा है, खाली स्थान की ऊंचाई पर निर्धारित करते हैं। तो हाइट पूछा है, जनरल पर्पस फॉर जनरल पर्पस से बेंच वाइज फिक्स है हाइट ऑफ। तो कितने ऊंचाई पर उसको सेट करते हैं, तो आपका 106 सेंटीमीटर के ऊंचाई पर उसको सेट करते हैं। तो तभी जाके वो आता है बिल्कुल कोने तक के आसपास, है ना। पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है। तो डायरेक्ट मेजरिंग टूल के बारे में पूछा है। ये देखो ट्राई स्क्वायर नहीं होता है, स्ट्रेट एज भी नहीं होता है, रिंग एज भी नहीं होता है। तो स्टील टूल जो होता है ये आपका डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है, प्रत्यक्ष मापक उपकरण होता है ना। छठे नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान है, फिर के मापन हेतु ट्राई स्क्वायर प्रयोग करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर का जो यूज़ है उसके बारे में पूछा है। एक्यूट एंगल मतलब कम हो गया 90 डिग्री से, ऑब्ट्यूज मतलब ज़्यादा हो गया अधिक कोण हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ट्राई स्क्वायर इस शेप में होता है, एल शेप में होता है, इस तरह से होता है कि आपका 90 डिग्री मेजर कर सकते हैं। 90 राइट एंगल में आपका होता है। तो बी आंसर हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन में चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन जो है आपका वर्नियर प्रोटेक्टर से है, उसका लिस्ट काउंट पूछा है। तो कितना होता है लिस्ट काउंट, आपका 5 मिनट होता है। तो ये आपको 5 मिनट बी में आंसर हो जाएगा, है ना। आठवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है एक आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है, जिसका साइज़ दे रखा है 50 से 75 mm का है। पाठ्यांक शून्य पाठ्यांक कौन सा है। तो शून्य 50 से 75 का रेंज है, तो ये शून्य जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, है ना। व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ ए आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो ये आपका 50 हो जाएगा।
अगले सवाल पे आते हैं 9वें नंबर पे। तो यहाँ मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का थ्रेड स्पिंडल है, उसका पिच होता है। तो थ्रेड स्पिंडल के बारे में पूछा है। थ्रेड स्पिंडल जो होता है उसका पिच पूछा है, तो वो आपका जो होता है 0.5 mm होता है ना। तो ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक माइक्रोमीटर के 0.03 mm नेगेटिव त्रुटि है, मतलब नेगेटिव एरर है। उसके बाद उसका जो माइक्रोमीटर में फाइनल रीडिंग जो आता है, सही पाठ्यांक आ गया 40.48 आ गया है ना। अब पूछ रहा है कि सही पाठ्यांक क्या होगा। ये नेगेटिव एरर है, जब नेगेटिव होता है तो उसमें ऐड करा जाता है। तो 40.48 इसमें इसको ऐड करोगे किसको, 03 को, मतलब 51 हो जाएगा। तो 40.51 आ जाएगा। सो 10 नंबर का आपका बी आंसर हो जाएगा 40.51। 11 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में फिलर गेज के बारे में पूछा है। खाली स्थान में कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में। तो फिलर गेज जो होता है गैप चेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेटिंग फुट जो कि गैप जो होते हैं उसको चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बी में जो है ये सही है। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है, प्लग गेज के गो साइड की डायमीटर के समान होंगे। तो किसके समान होगा, तो मिनिमम जो होगा आपका साइज वो होगा। तो मतलब ये जॉब के न्यूनतम आकार, तो वही गो साइड प्लग गेज विल हैव द डायमीटर इज इक्वल्स टू, तो मिनिमम साइज ऑफ द जॉब होता है उसके बराबर होता है। तो जॉब के न्यूनतम आकार के बराबर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में निरीक्षण कमरे के गेजों के किस मापन में सुरक्षित तापमान रखते हैं, ताप में सुरक्षित रखते हैं। एट वाट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट द गेज केप्ट इन द इंस्पेक्शन रूम। तो इंस्पेक्शन रूम में जो होता है टेम्परेचर वो आपका 20 डिग्री का होता है गेजेज के लिए, है ना। तो बी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में इसमें एक निर्देश गेज की परिशुद्धता होती है। रेफरेंस गेज का पूछा है, एक्यूरेसी ऑफ रेफरेंस गेज। जो रेफरेंस गेज जो होता है सबसे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, हाई एक्यूरेसी में होता है। इन चारों में से देखोगे तो सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी में ये डी है। सो 0.0001 mm होता है। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें स्लीप गेज की हार्डनेस पूछ रखा है। स्लीप गेज की कठोरता होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 63 HRC होनी चाहिए, मोर देन 63 HRC, है ना। ए में जो आंसर है वो सही है। 16 नंबर में है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, मानक के अनुसार जो है स्लीप गेज की विशिष्ट प्रयुक्त करते हैं जिसमें खंड टोटल पूछा है। जो ब्लॉक्स होते हैं इस जो आपका स्लीप गेज होता है उसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं टोटल, उसके बारे में पूछा है। स्पेशल सेट ऑफ स्लीप गेज इज यूज कंसिस्टिंग ऑफ, तो उसमें जो होते हैं 112 खंड होते हैं टोटल। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका है इसमें द लोवेस्ट पॉसिबल रेट ऑफ फीड विल बी गिव, मतलब भरण के न्यूनतम संभाव्य दर को खाली स्थान है प्रदान करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, लोवेस्ट जब पॉसिबल रेट होगा तो उस टाइम पे आपका क्या मिलेगा, उसमें जो फिनिशिंग है ना वो बहुत ही ख़राब मिलता है। तो मतलब ये आ जाएगा कम पुअर सरफेस फिनिश हो जाएगा। जब भी हम मतलब क्या करते हैं ना, बहुत स्लो पॉसिबल रेट मतलब लो हम देते हैं उसमें, आप जैसे क्या कर रहे हो, फीड जो है बहुत धीरे, फीड मतलब क्या होता है कि पर एक राउंड में जितना वो मेटल के अंदर घुसता है, तो वो चीज़ आप स्लो रखते हो ना, तो उस केस में क्या आता है, वो आपका पुअर सरफेस फिनिश आता है। तो कम जो है सतह परिष्कार, सतह जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। अगले सवाल पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें क्या पूछा है, M12 का है 1.25 आपका पिच हो जाएगा। थ्रेड में से रोड काटना है ना, 1.25 के बारे में पूछा है। तो ये आपका थ्रेड ऑफ पिच हो जाएगा 1.25, है ना। व्हाट डज 1.25 डिनोट्स, तो ये आपका ये पिच ऑफ द डायमीटर पिच ऑफ द थ्रेड, ये आपका डी जो है पिच डायमीटर पिच ऑफ थ्रेड हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो M10 इंटू 1.5 के थ्रेड को हैंड टेप से काटने के लिए छिद्राकार का क्या होगा, थंब रूल उपयोग करके पूछ रहा है। तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ द टैप ड्रिल साइड कट M10 इंटू 1.5 हैंड टैप यूज। सो इसमें टैप ड्रिल साइज जो होता है, टैप ड्रिल साइज इक्वल्स टू आपका जो टैप का ये साइज़ दिया हुआ है डायमीटर, मेजर डायमीटर हो जाएगा माइनस आपका 1 पिच हो जाएगा। सो ये 10 माइनस 1.5 है ना, 10 माइनस 1.5 करोगे तो 8 पॉइंट आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें थंब रूल यूज करने को कहा था। टैप ड्रिल साइज उसमें हैंड टैप करके टैप ड्रिल साइज क्या होगा, तो
टैप ड्रिल साइज का होता है टैप साइज या मेजर डायमीटर करो और माइनस पिच करो, आपका आ जाएगा आंसर 8.5 आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है इनमें से कौन सा धातु रीमिंग के लिए किसी भी शीतलक की आवश्यकता नहीं होती, मतलब रीमिंग करने के दौरान उसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है किसी भी टाइप का कूलेंट का। तो वो आपका होता है कास्ट आयरन। ये क्या होता है, इसमें आपका ड्राई एयर लगा के इसमें इसको मशीनिंग करी जाती है, तो ये कास्ट आयरन हो जाएगा, है ना। बाकी एलुमिनियम के लिए केरोसिन लगता है, स्टील जो होता है उसके लिए सॉल्यूबल लगता है ऑयल, समटाइम कॉपर के लिए भी आपका ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है दोनों के दोनों दिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए तो इस पर छोड़िएगा, इससे सवाल भी नहीं बनते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, टेपिंग कॉपर और एलुमिनियम के लिए सस्तुत शीतक कौन सा है। तो व्हाट कूलेंट इज रिकमेंडेड फॉर, कॉपर और एलुमिनियम, देखो इसमें दोनों के दोनों को डाल दिया। तो एलुमिनियम का क्या होता है, केरोसिन होता है। बाकी कॉपर के लिए ये, तो आपका ये केरोसिन ही हो जाएगा, है ना। ये जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। लोड ऑयल जो होता है आपका ये अलग इस्तेमाल होता है। समटाइम क्या है ना, कॉपर के लिए आपका जैसे क्या होता है सोल्यूबल ऑयल भी यूज़ किया जाता है। बाकी ड्राई एयर जो होता है वो कास्ट आयरन के लिए होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें एक छिद्र जो एक घटक के रूप में गहनता से नहीं बना हुआ है उसे क्या कहते हैं। तो ए होल विच इज़ नॉट मेड थ्रू फुल डेप्थ। फुल डेप्थ मतलब पूर्ण गहनता से नहीं बना है, उसको बोल रहा है फुल डेप्थ में नहीं बना है, तो आपका वो ब्लाइंड होल होता है। तो आपका ये हो जाएगा ब्लाइंड होल, बी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें एक फाइल के कर्तन कार्रवाई पर आधारित होता है। कटिंग एक्शन फाइल ऑफ डिपेंड ऑन द, कटिंग एक्शन पूछ रहा है किस पर डिपेंड करता है। तो काइंड ऑफ इसमें क्या है, कर्तन के प्रकार और दांतों के अंतर, ये भी हो जाएगा, ये तो होगा। फाइल में दांतों के विन्यास, ये भी होगा, तो 2 होगा। तीसरा क्या है, फाइल के आकार पर एवं आकृति, ये भी हो जाएगा। मतलब ये सारे के सारे हो जाएंगे ना। फाइल के कर्तन पर जो होता है वो स्पेसिंग ऑफ टीथ पर डिपेंड करता है। टीथ ऑफ द फाइल देखिए, मतलब अरेंजमेंट जो होता है टीथ का वो भी डिपेंड करता है। और आपका शेप ऑफ फाइल जो होता है वो भी डिपेंड करता है, साइज और शेप सारे हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका ट्विस्ट ड्रिल के मुख्य भाग के संपूर्ण लंबाई में प्रदत्त खाँचों को क्या कहते हैं। तो ग्रुप्स जो होता है आपका ड्रिल में इंटायर लेंथ के हुआ है उस पर, उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछ रखा है। तो वो आपका फ्लूट्स होता है। लीप होता है नीचे जहाँ से इस तरह से कटता है, तो ये आपका जो होता है ये आपका लीप होता है ना। मार्जिन जो हो जाएगा यहाँ से नीचे देखोगे वो बीच में वेव्स होता है, वो कटिंग जहाँ पे चीज़ें लेज बनता है उसके बगल से वेव्स होता है ना। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें खाली स्थान है। फिर उसके बाद फिलिंग के लिए दवी कर्तन फाइल प्रयुक्त करते हैं। डबल कट फाइल के बारे में पूछा है और फाइलिंग में कहाँ पे यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछा है। जो डबल कट फाइल होता है वो, है ना। तो ये डबल कट का जो फाइल होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है इसके हिसाब से आपका इस्पात हो जाएगा। इस्पात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी वुड और लेदर के लिए जो होता है रास्प कट का होता है। हार्ड बोर्ड के लिए ऐसा नहीं है ना। तो ये आपका वुड लेदर का जो होता है वो आपका रास्प कट होता है। डबल कट जो होता है इस्पात के लिए होता है। अगला जो है आपका 26 नंबर क्वेश्चन में एक आपका दे रखा है डायमीटर है 6H7, तो मतलब ये फिट का क्वेश्चन है। छिद्र एक स्टील वर्क पीस में रीम करना है। तो रीमिंग करना है, इसका आवश्यक किस आकार में ड्रिल की आवश्यकता, किस आकार में ड्रिल की आवश्यक होंगे। तो मतलब ये डायमीटर दे रखा है 6H7, होल इज रीमिंग टू वर्क पीस, व्हाट विल ड्रिल टू रिक्वायर्ड। तो 6 का है ना। तो उस केस में आपका रीमिंग जो पड़ेगा, उस रीमिंग के बारे में पूछा है। तो रीमिंग पे जैसे दिया जाता है ना अलाउंस जो मिलता है रीमिंग के लिए, तो आपका प्लस माइनस करके दोनों मिलता है उसमें, है ना। एक आपका 25 तक का मिलता है या 35 तक का मिलता है ना। तो एक आप वैसे ले के चलो, एक आपका जैसे होता है कि प्लस में होता है माइनस में होता है ना। तो मैं ऐसे ही एक काउंटिंग कर दिया हूँ। सो ये जैसे 6 है ना तो आपका 5.7 तक आएगा। तो 5.7 के अंदर ये वाला है डी बी वाला है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। 35 तक होता है, 25 + 10 ऐसे करके प्लस माइनस मतलब
दोनों के दोनों जो होते हैं प्लस माइनस में होते हैं। अब जब करोगे घटाओगे तो उसको आपका वैल्यू ऐसे आएगा। 6 से जैसे आप करते हो तो दोनों के दोनों माइनस हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन में चलते हैं आपका 27 नंबर में। इसमें ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस प्रकार के सामग्री प्रयुक्त किए जाते हैं उसके बारे में पूछा है। तो ग्राइंडिंग व्हील जो हम बनाते हैं उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है उसके बारे में पूछा है। कौन से टाइप का जो होता है मटेरियल उसके बारे में। तो आपका जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है ये सिंथेटिक टाइप का होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका ग्राइंडिंग का व्हील बनाने के लिए। बाकी ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट आपको सरफेस प्लेट जो है उसके बनाने के लिए यूज़ करे जाते हैं। सैंड तो आपका रेत जो इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल किया जाता है ना। 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें सामान्य कार्य के हेतु एक ट्विस्ट ड्रिल के बिंदु कोण। तो मतलब ये पॉइंट एंगल पूछा है ट्विस्ट ड्रिल का जनरल पर्पस के लिए। तो जो जनरल पर्पस के लिए पॉइंट एंगल होता है ट्विस्ट ड्रिल का वो होता है आपका 118 डिग्री। बाकी ये जैसे हार्ड मटेरियल चले जाते हैं तो उसके लिए आपका एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। सॉफ्ट मटेरियल आएगा तो उसके लिए आपका एंगल जो है वो कम हो जाएगा। जैसे ये 90 हो गया, 90 से नीचे आओगे तो आपको एलुमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब मिलेगा। ऊपर जाओगे तो स्टील, उसके बाद जैसे जैसे आप हार्ड मटेरियल पे जाओगे उसका एंगल बढ़ता जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 29 नंबर में क्या है क्वेश्चन, ये विद्यमान छिद्र का सिरा को सॉकेट हेड स्क्रू सीट रखने के लिए बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो खालिस्तान इसमें सो प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल। तो इस केस में ऐसे जैसे हैं इसको बढ़ाना है, ठीक है। एकोमोडेट द हेड ऑफ, हाँ तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। एकोमोडेट द हेड ऑफ सॉकेट हेड इज़ कॉल्ड। तो आपका जो होता है काउंटर बोरिंग होता है। स्पोर्ट फेसिंग में क्या होता है वहाँ पे स्पेस बनाया जाता है इसमें उसको स्थान देने के लिए। काउंटर सिंकिंग में क्या होता है जो आपका एक स्टील ये जैसे बना हुआ है प्लेट में, हम यहाँ जो स्क्रू डालेंगे तो इसमें हमारा बाहर ना निकले उसके लिए आपका काउंटर सिंकिंग, जिससे आपका हेड अंदर चला जाए, है ना। बोरिंग जो होता है जो पहले से होल किया हुआ है उसको बड़ा करने के लिए, जितना आपका डेप्थ है गहराई तक है टॉयलेट ड्रिल किया हुआ है उसको साइज़ को, जो होल का साइज़ है उसको बड़ा करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बोरिंग होता है। तो इसके लिए जो है एकोमोडेटेड बोल्ट हेड और सॉकेट हेड के लिए और स्क्रू के लिए जो जगह बनता है वो आपका होता है काउंटर बोरिंग। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका दे रखा है एक ड्रिल को सवाल जो है, एक ड्रिल एक संपूर्ण परिक्रमण में जो में विकसित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये आपका फीड हो जाएगा, है ना। इसमें पूछा है द डिस्टेंस ड्रिल एडवांस इनटू, मतलब ये आपका एक प्लेट ये मेटल हो गया और ये आपका ड्रिल बिट है ना। तो ये बोल रहा है कि एक बार जब घूमता है और इसके अंदर जाता है ना, तो ये ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज नोन एज, मतलब एक बार घूम के वो जितना अंदर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो आपका फीड दिखाता है। आरपीएम जो होता है आपका एक खाली वो घूमने का होता है, 1 मिनट के अंदर उतना जितना बार वो घूम गया वो आपका जो होता है वो आरपीएम होता है। कटिंग स्पीड जो होता है मेटल को काटने की जो गति होती है वो आपको होती है मशीन गति। मशीन का जो गति होगा वो मशीन गति होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में है भरण के दर पर आधारित है। द रेट ऑफ हीट डिपेंड ऑन। तो रेट ऑफ हीट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है उसके बारे में पूछा है ना। तो ये अपेक्षित फिनिश, ये उपकरण ड्रिल की सामग्री, ड्रिल करने की सामग्री, तो ये आपके सारे के सारे हो जाएंगे, है ना। अपेक्षित जो फिनिश होता है, फिनिश रिक्वायर्ड जो होता है उसमें भी आपका फीड रेट डिपेंड करता है। मटेरियल और का जो टूल मटेरियल होता है, मटेरियल ऑफ टूल होता है उस पर भी डिपेंड करता है, और मटेरियल जिस पे आपको ड्रिल करना है उस पर भी डिपेंड करता है। तो सारे के सारे हो जाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इनमें से कृत्रिम अपघर्षक कौन सा है। आर्टिफिशियल अब्रेसिव के बारे में पूछा है। तो कौन सा है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो आपका आर्टिफिशियल है। बाकी सारे आपका एमरी, डायमंड और कोरंडम ये तीनों आपके नेचुरल अब्रेसिव हैं, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं 33 नंबर पे। तो 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक डाई नट कुछ नहीं लेकिन, तो एक डाई नट इज़ नथिंग बट, तो डाई नट क्या होता है, कटिंग करता है थ्रेड का, है ना। सो डाई नट विच इज़ यूज फॉर कटिंग थ्रेड इन नट, डाई नट साफ्ट में कटेगा।
तो आपका ये डाइनट जो होता है कटिंग करता है, मतलब थ्रेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है डाइनट का, है ना। नट की तरह होता है, उसमें लगा कर देते हैं तो आपका थ्रेड बना देगा, फिर या रीसाफ कर देगा या फिर नया थ्रेड बना देगा, ये सब कर देता है। तो ये आपका 33 का डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें वार्डिंग फाइल के बारे में पूछा है। तो वार्डिंग फाइल जो होता है किसके समान होता है ना। तो जो वार्डिंग फाइल होता है ये आपका फ्लैट होता है और साथ ही सारे में फ्लैट है ये। हाँ, तो ये आपका डी में जो दिख रखा है ये फ्लैट फाइल बट थिनर एंड यूनिफॉर्म इन थिकनेस। ये क्या होता है, फ्लैट होता है, साथ ही सघनता में विरल और एक समान पाया जाता है। तो ये आपके वार्डिंग फाइल इसके समान होता है, फ्लैट होता है बट थिनर होता है और साथ ही यूनिफॉर्म होता है वो थिकनेस में। 34 का आपका डी। 35 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें क्या है आपका ग्राइंडिंग व्हीलों में साधारणतया प्रयुक्त बॉन्डों इनमें से कौन सा है। तो साधारण के लिए पूछा है, जनरल पर्पस के लिए जो ग्राइंडिंग में जो होता है टाइप ऑफ बॉन्ड इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बारे में पूछा है। तो आपका जो होता है विट्रीफाइड जो होता है वो जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। विट्रीफाइड जो होता है वो जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जैसे इसमें जैसे दे रखा है आपका सेलेक्ट बॉन्ड है। सेलेक्ट बॉन्ड क्या होता है, स्मूथ फिनिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका क्रैंक शाफ्ट हो गया, कैम शाफ्ट हो गया, रोल्स हो गया, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आपका जो है सिलिकेट बॉन्ड जो है, सिलिकेट बॉन्ड का जो होता है इसका फाइनेस जो टूल होते हैं या हार्ड एंड टूल मटेरियल होते हैं उसको क्या होता है ग्राइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो रबड़ है, ये रबड़ वाला जो है रबड़ बॉन्ड जो होता है ये आपका सेंटरलेस ग्राइंडिंग जो होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जिसमें थिन कट ऑफ व्हील जो होता है बहुत पतले मात्रा में करने के लिए, और जहाँ पे फाइन फिनिशिंग हो गया, साथ ही आपका ग्रूविंग जहाँ पे किया जाता है या फिर चैम्फरिंग हो गया, साथ ही जो आपका ज्वेलरी होता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए, ज्वेलरी मेकिंग मतलब वही जैसे आभूषण हो गए, आभूषण बनाने के लिए भी इस बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो अगला चलते हैं 36 नंबर में, इसमें रेजिनेट बॉन्ड के बारे में पूछा है, उसका प्रतीक चिन्ह पूछा है ना। सिंबल ऑफ कन्वेंशनल यूज फॉर रेजिनेट बॉन्ड के बारे में पूछा है। तो रेजिनेट बॉन्ड जो होता है रेजिनेट, इसमें जैसे देखो बाकी सारे को देख लेते हैं ना। रेजिनेट बॉन्ड का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये आपका भी जो है वो विट्रीफाइड का हो जाएगा। ई जो है ये सेलेक्ट बॉन्ड का हो जाएगा। रबड़ बॉन्ड का जो होता है आर होता है और रेजिनेट बॉन्ड का जो होता है वो बी होता है। अगला चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, इसमें एल्यूमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिश काट करने के लिए इनमें से कौन सा कट अनुयोज्य है। तो फॉर कटिंग एल्यूमिनियम ब्लॉक स्मूथ फिनिश विच वन इज द फॉलोइंग कट इज ऑफ फाइल इज़ मोस्ट सूटेबल। तो इसके बारे में पूछा है, जैसे हम एल्यूमिनियम काटते हैं तो उसमें जो आपका फाइल इस्तेमाल किया जाएगा कौन से कट टाइप का जो होगा मोस्ट मतलब बहुत ही अनुयोज्य होगा, मतलब मोस्ट सूटेबल है। तो इसके लिए जो होता है एल्यूमिनियम के लिए आपका सिंगल कट होता है ना। डबल कट जो होता है आपका स्टील के लिए होता है। बाकी रफ कट जो होता है वुड और लेदर के लिए होता है, मतलब चमड़ा हो गया, और आपका लकड़ी के लिए होता है। और सर्कुलर जो होता है जहाँ पे सर्कल वाला काम होता है, सर्कल काम होता है स्टील में ही, उसमें आपका इस्तेमाल किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, इसमें हैंड रिमर के बारे में पूछा है। एक हैंड रिमर और एक मशीन रिमर, दोनों में डिफरेंस पूछा है ना। तो हैंड रिमर और मशीन रिमर में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें जो होता है जो लार्ज बेवल होते हैं लीड, ये पहला जो है आपका लार्ज बेवल लीड फॉर द कटिंग एजेस, तो उसी के कारण जो होता है डिफरेंस होता है। तो कर्तन कोने जो होती हैं इनके लिए बहुत मतलब बेहद मात्रा में बेवल लीड होता है ना। जैसे आपका नीचे आओगे ना, ये आपका हैंड रीमर हो गया है ना। तो यहाँ निचला जो आएगा ना, यहाँ पे आपको टेपर जो है, मतलब ये बेवल मतलब आपका थोड़ा सा टेपर रहता है ना। तो ये चीज़ें, यही चीज़ों में डिफरेंस मिलेगा हैंड टेपर में और वो मशीन टेपर में, सॉरी हैंड रिमर और मशीन रिमर में। तो वो ये क्या होते हैं बेसिकली आपके अलाइनिंग के लिए होते हैं, अलग अलग टेम्बल
एंगल में दिया रहता है, उसमें 4 डिग्री 10 डिग्री वैसे करके पढ़ोगे तो यही चीज़ें होती है, जिसके कारण तो आपको लार्ज बेवल लीड होता है फॉर शेप कटिंग एज के लिए होता है ना। तो कर्तन कोनों के बृहद बेवल रेट जो होता है उसी से आपका पिन होता है हैंड रिमर और मशीन रिमर। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन में है ग्राइंडिंग व्हील का फटना क्या है। तो व्हाट इज़ बर्स्टिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो मेन फटने का कारण है, फटने का कारण कह रहा हूँ, बस्टिंग का जो मतलब होता है वो आपका जो है सही तरीके से बैलेंस नहीं है ना। तो बैलेंस ये आपका ले रखा है बी में है, तो व्हील जो है उचित ढंग से संतुलित नहीं है। क्या होता है बस्टिंग का मतलब होता है जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो पूरी तरह से क्या होता है ना, आप बैलेंस नहीं कर रखे हो, तो वही आपका अब बस्टिंग जो है, बस्टिंग एक डिफेक्ट होता है आपका ग्राइंडिंग व्हील में। तो वही आपका होता है कि मतलब वो प्रॉपरली वो बैलेंस्ड नहीं है, तो वही आपका हो गया। इसमें जैसे अभी दे रखा है अब्रेसिंग ग्रेन्स फेलिंग आउट विल बोर आर देयर, इस केस में सही आपका अलाइनमेंट नहीं होता है। क्लोगिंग आ गया, क्लोगिंग जैसे उसके अंदर में क्या है ना, स्मॉल फेसेस पार्टिकल वो फंस जाते हैं तो उसको क्लोगिंग बोलते हैं। रीस्टोरिंग कटिंग एक्शन फेसेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, तो इसके लिए क्या होता है ड्रेसिंग करा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 40 नंबर में है ग्राइंडिंग के बाद वर्क पीस में चैटरिंग मार्क्स होने का कारण होता है। तो आप जब ग्राइंडिंग में काम करते हो उस टाइप पे एक चैटरिंग जो है मार्क्स वर्क पीस पे आता है, तो उसका मेन कारण क्या होता है उसके बारे में पूछा है ना। तो उसका मेन जो है आपका ये आपका वाइब्रेशन ऑन व्हील स्पिंडल हो जाएगा, तो वो वाइब्रेट कर रहा होता है जिसके कारण वो चटरिंग करता है ना। इनसफिशिएंट कूलेंट नहीं दोगे, इनसफिशिएंट कूलेंट मतलब कूलेंट सही तरीके से नहीं मिलता है तो आपका सर्विस फिनिशिंग सही नहीं आता है और वो आपका गर्म भी होता है ना। बाकी दूसरा दे रखा है टू मच फ्रिक्शन बिटवीन वर्कपीस एंड सरफेस, तो इस केस में आपका क्या है पूरा का पूरा जो सरफेस है वो फिनिश बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो बेकार सा उसका रहेगा है ना। वही आपका वाइब्रेशन ऑफ व्हील स्पिंडल जो होता है वो आपका टूल मतलब चैटरिंग का जो होता है मेन कारण होता है। इम्प्रॉपर ड्रेसिंग ऑफ व्हील में क्या है ना, सही कटिंग जो है आपका मतलब कटिंग फेसेस जो है वो सही तरह से स्टोर नहीं होता है। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका 20 दे रखा है, 20 प्लस में आपका होल का साइज़ है और ये शाफ्ट का साइज़ है, ये दोनों माइनस में है ना। औसतम क्लियरेंस, तो मैक्सिमम क्लियरेंस पूछा है। तो मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए जो फार्मूला होता है ये किसका साइज़ है, मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन होल एंड शाफ्ट। इसमें सीधा सीधा पूछ रखा है, मैक्सिमम पूछ रखा है ना। तो यहाँ पे देखोगे ये आपका छोटा है और ये आपका बड़ा है, तो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 150 है, तो दोनों का आप ऐसे ही जोड़ दो, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 25 और 150, 175 हो गया। तो आपका सी में जो आंसर है 175 मतलब 0.175 mm। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है, एक आरेख में बीमा दे रखा है, ये भी उसी तरह का है ना। अभिव्यक्त किया गया है, सहायता क्या होता है, टॉलरेंस पूछा है ना। तो ये देखोगे ये आपका प्लस माइनस में दिया हुआ है, बायलेटरल दिया हुआ है, तो दोनों का आप ऐड करो है ना। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। सो मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस जो होता है वही आपका टॉलरेंस होता है ना। तो इसमें देखोगे प्लस और माइनस में दोनों दे रखा है, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो ये आपका टॉलरेंस हो जाएगा 0.06 और ये प्लस में होगा। अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर, ये 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साधारणतः अंतर परिवर्तनीय के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी जो होता है नॉर्मली अप्लाइड किया जाता है, उसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी जो होता है मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, रिपेयरिंग ऑफ पार्ट्स के लिए नहीं होता है। रिपेयरिंग पार्ट्स जो होता है वो डिपेंड होता है सिंगल पीस प्रोडक्शन, तो फिर ये मास प्रोडक्शन का सीन ही नहीं है। तो मास प्रोडक्शन के लिए जो होता है इंटरचेंजेबिलिटी इस्तेमाल किया जाता है, इंटरचेंजेबिलिटी का अप्लाई किया जाता है ना। अगले सवाल पे चलते हैं 44 नंबर पे। इसमें हॉल बेसिस सिस्टम के बारे में पूछा है। तो उसमें क्या होता है हॉल बेसिस सिस्टम में, द साइज ऑफ शाफ्ट इज मेड कांस्टेंट। आपका होल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है होल बेसिस सिस्टम में है ना।
तो यही आपका बी जो है वो आंसर हो जाएगा। तो होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, होल जो होता है वो कांस्टेंट होता है और बाकी शाफ्ट जो होता है उसको वेरी करा जाता है अलग अलग, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं 45 नंबर में। इसमें 1 माइक्रोन इंच के वैल्यू का पूछा है, मूल्य क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ माइक्रोन 1 माइक्रोन इंच, है ना। आप जिस देखोगे 1 माइक्रोन में कितना होता है आपका 0.001 होता है ना, ये आपका 1 माइक्रोन से होता है। तो इसमें इंच में पूछा है ना, तो इंच में मल्टीप्लाई 10 से करो, 10 से करोगे तो 1 0 और आएगा। तो ये आपका जो है बी 10 नहीं 100 मल्टीप्लाई होगा, 100 मल्टीप्लाई ए 0। अच्छा रुक जाओ, माइक्रोन इंच में एक आपका दे रखा है ऐसे 0.001 और 0.001। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जीरो आएंगे। 2 2 4 1 पॉइंट। सो 1 माइक्रोन इंच का जो वैल्यू होता है आपका 0.5 टाइम 0 है, इसमें 4 टाइम, इसमें 3 टाइम, इसमें 3 टाइम। तो ये आपका है 0.5 टाइम 0 1, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं 46 नंबर पे। जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रचालन के दौरान हॉर्निंग मशीन का चलन कौन सा है। तो ये हॉर्निंग लिख रखा है, तो ये आपका जो है हॉर्निंग मशीन है ना, हॉर्निंग मशीन ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो मूवमेंट पूछ रखा है इसका। हॉर्निंग का जो होता है वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग होता है, तो ऊर्ध्वाधर और प्रत्यागामी होता है, दोनों होता है ना। सो हॉर्निंग जो होता है उसका प्रचलन जो विधि है आपको वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग होता है। अगला चलते हैं सवाल 47 नंबर पे। तो इसमें क्या पूछा है, लेपिंग गेज के लिए प्रयुक्त अवकर्षक कौन सा है। तो निम्नलिखित में से लेपिंग गेजेस के लिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रेसिव इज यूज फॉर लेपिंग। तो लेपिंग के लिए क्या होता है, अप्रेसिव जो इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। गेज के लिए जो होता है आपका बोरोन कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है ना। वहीं आपका जैसे देखते हैं हम, हमारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो होता है शार्प और टफर जो होता है, मतलब सिलिकॉन से, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सॉफ्ट स्टील हो गया। डायमंड जो होता है ये आपका कार्बाइड के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जो भी टंगस्टन कार्बाइड हो गया, हार्डेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आपका जैसे सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये आपका हार्डेंस स्टील या फिर कास्ट आयरन हो गया, है ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं 48 नंबर पे। ब्रास का मिश्र धातु पूछा है, तो इसका आप सिंपल याद रख सकते हो, ब्रास पिताजी करके होता है ना, पिताजी ऐसे करके आप याद रख सकते हो। बाकी एक और लॉजिक है आपका, जैसे ये ब्रास है, लास्ट में ये आ रहा है ब्रास आ रहा है, तो उसमें आपका जिंक मिला रहेगा, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो। पिताजी होता है बेसिकली आप पीतल जो होता है आपका तांबा और जिंक होगा उसमें। तो ये इंग्लिश में ही लिख दिया ना, इंग्लिश में जो लिखा है उसी को हिंदी में लिख दिया। तो ये आपका पीतल होता है, ब्रास जो होता है वो पीतल होता है। तो ये ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का होता है, वही आपका कॉपर और टीन जो होता है ब्रॉन्ज होता है ना। अगले सवाल पे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। तो बाहरी बल के प्रभाव के अधीन विनाश के बिना उसकी आकृति परिवर्तन करने की क्षमता निम्नलिखित गुणधर्म में कौन सी है। तो इसमें पूछा है कि आपका जो है बाहरी बल के प्रभाव के अधीन विनाश के बिना, मतलब बाहरी बल लगता है और विनाश के बिना अपनी आकृति जो होता है परिवर्तन करने की क्षमता जो होता है किस में होता है उसके बारे में पूछ रहा है। मतलब ये आपका विनाश के बिना, बिना टूटे हुए, है ना। तो बिना टूटे हुए जो होता है वो आपका प्लास्टिक अवस्था में जो आता है मटेरियल, उसके बाद जो चेंज करता है तो बिना टूटे हुए या प्लास्टिसिटी हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, द एबिलिटी टू चेंज इट्स विदाउट डिस्ट्रक्शन। बिना टूटे हुए जो क्या होता है एक्सटर्नल फोर्सेस के चीज़ अपना जो है शेप वो चेंज कर लेता है, तो प्लास्टिक अवस्था में आएगा तभी चेंज होगा। इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी भी एक मटेरियल पे हम यदि फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका एक शेप चेंज हो जाता है ना। शेप चेंज दैट मीन्स क्या है, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो उसका क्या है हम दूसरे में ले गए शेप मान लिया जो चेंज कर दिया, जैसे फोर्स हटा दिया वापस अपने जगह पे या फिर अपने शेप पे आ गया, तो वो आपका इलास्टिसिटी होता है। मेलेबिलिटी में क्या होता है, ये
हैमरिंग करके उसको पतली चादरों में जो बनाया जाता है वो हैमरिंग होता है। स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस में आपका जो ये प्रतिरोध करता है आपका, जैसे हार्डनेस में होता है उस तरह से आपका स्टिफनेस में होता है। अगला जो है आपका 50 नंबर क्वेश्चन में कि ऊष्मा उपचार प्रचालन के दौरान इस्पात में संदृढ़ता बढ़ता है तथा भंगुरता घटता है, जैसे क्या कहते हैं? तो ये केस जो होता है आपका भंगुरता घटता है और संदृढ़ता मतलब हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन, स्टील इंक्रीज ब्रिटलनेस डिक्रीज हीट, अरे क्या टफनेस इंक्रीज होता है, तो वो आपका टेम्परिंग में होता है ना। तो टफनेस इन स्टील इंक्रीज और ब्रिटलनेस जो होता है डिक्रीज होता है। तो जब हम टेम्परिंग करते हैं तो उस केस में आपका जो है टफनेस जो होता है बढ़ता है और ब्रिटलनेस जो है वो घटता है। बाकी एनीलिंग में जो होता है, एनीलिंग में क्या करते हैं, सॉफ्ट हो जाता है मटेरियल, मशीनेबिलिटी के लिए तैयार हो जाता है, ये होता है। बाकी नॉर्मलाइजिंग जो होता है इसमें आपको नॉर्मलाइजिंग एक केस हार्डनिंग का ही प्रोसेस है, जिसमें आपका ये आपका डिफाइन करता है ग्रेन साइज़ को, है ना। केस हार्डनिंग जो होता है जिसमें बाहरी जो सरफेस होता है उसको केस हार्डनिंग के अलग अलग वीडियो होते हैं, उसमें आपका नाइट्राइडिंग देखोगे, साइनाइडिंग देखोगे। अगले सवाल पे चलते हैं हम 51 नंबर पे। तो क्या है, मिलिंग कटर HSS द हार्डनेस ऑफ अप्रोक्सीमेट हार्डनेस पूछा है, जो हाई स्पीड स्टील होता है मिलिंग कटर का उसके बारे में पूछा है। तो आपका ये जो हो जाएगा हाईएस्ट हो जाएगा 62 HRC, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं 52 नंबर पे। तो 52 नंबर में क्या है, इसमें क्या है, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग क्विंचिंग मीडिया यूज फॉर हार्डनिंग HSS टूल। तो हार्डनिंग करने के लिए आपका जो क्विंचिंग मीडिया के बारे में पूछा है, तो हार्डनिंग HSS टूल के लिए जो प्रयुक्त क्विंचिंग मीडिया मतलब कूलिंग के लिए हो गया, क्विंचिंग मतलब कूलिंग के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा है वो पूछ रखा है ना। तो आपका HSS के लिए जो होता है वो आपका ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। तो सी में जो आंसर है वो आपका ऑयल है। ब्राइन सोल्यूशन क्या करता है, वो आपको बहुत तेज़ी से ठंडा करने के लिए, बाकी जनरली देखोगे तो आपका वाटर का यूज़ होता है। अगले नंबर पे आते हैं 53 नंबर पे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि हार्डनिंग के बाद धातु अधिक कठोर होता है तथा अधिक क्या होता है, हार्डनिंग होने के साथ साथ जैसे जैसे हार्ड होते जाएगा ना वो ब्रिटल भी होते जाता है। तो आपका ये जो है ब्रिटल मतलब क्या है, आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल बिकम्स मोर हार्ड। जब जितना ज़्यादा हार्ड होते जाएगा उतना ब्रिटल भी होते जाता है ना। डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपका वायर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। टफ जो होता है आपका रॉट आयरन में होता है, तो ये चिमड़ापन होता है, यही स्टीफनेस वाला होता है। वो उसको कितना मारो वो नहीं टूटेगा, है ना। मेलेबिलिटी में जो सीट बनाया जाता है हैमरिंग करके, है ना। अगला जो है 54 नंबर, ये सीट मेटल कार्य के लिए है। सीट मेटल कार्य केवल मेटल सीटों में करता है, ओनली सीट मेटल, है ना। तो वो क्या करता है, सीट मेटल में क्या करता है, उस पर रोल करते हैं ना, रोल्ड होगा। तो सीट मेटल कार्य केवल जो होता है सीट जो होते हैं वो रोल करके बनाया जाते हैं ना, रोल पे ही रखे जाते हैं, तो ये आपका रोल्ड हो जाएगा। बाकी फोर्जिंग जो होता है आपका ब्लैक स्मिथ वाला जो है बंदा वो करता है। कास्टिंग जो होती है, कास्ट करी जाती है मटेरियल की, वो कास्ट होता है। अगला है आपका मैलेट से सवाल है। तो मैलेट जो होता है आपका अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पर देखोगे तो हार्ड वुड हो जाएगा। रबड़ जो होते हैं रबड़ से भी बनते हैं। मैलेट जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, रबड़ मैलेट होते हैं, वुडन मैलेट होते हैं, नाइलॉन मैलेट होता है। तो डिफरेंट टाइप के मैलेट आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो आपका जो हार्ड होता है उससे आपका मैलेट बनाया जाता है। और ये सीट मेटल वर्कर जो होते हैं उसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फिटर में भी है वो सीट मेटल पढ़ने का, तो इसलिए ये सवाल भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन में। तो वेल्ड करने के लिए सबसे सरल स्थिति कौन सी है, सबसे ईजीएस्ट पोजीशन मान के चलो आप, है ना। द पोजीशन इज ईजीएस्ट टू वेल्ड। तो सबसे आसान पोजीशन जो है वो कौन सा है उसके बारे में पूछा है। तो आपका जो होता है फ्लैट पोजीशन जो होता है वो सबसे आसान होता है ना। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं 57 नंबर पे। ये आपका ऐड करने का है, ऐड और माइनस करने का है, प्लस माइनस करने का है। तो आप सिंपल करो, इससे इसको माइनस कर दो तो यहाँ x बच जाएगा और ये माइनस में इधर चला जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 4, 6 और 2 8,
0.8 हो जाएगा। ये इधर माइनस में है, ये इधर माइनस में माइनस हो जाएगा। माइनस का 0.8 आपका डी में है। अगले सवाल पे चलते हैं हम 58 नंबर पे। यहाँ पे 40 mm की लंबाई एक स्प्रिंग 16 mm संपीड़ित करता है। स्प्रिंग की संपीड़न परसेंटेज में लिखें। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इसको मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ। जैसे इसमें 40 mm का लंबाई है तो 40 कर दिया है ना। स्प्रिंग जो है संपीड़ित होती है तो 16 में इसको माइनस कर दिया तो ये आपका 24 हो जाएगा, है ना। 24 mm जो आ गया और कंप्रेशन आ गया इसका, ठीक है। ये जो कंप्रेशन है, अब ये परसेंटेज निकालने बोला है तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। किस पे, ये 24 किस पे आया, ये 40 पे आया, 40 पे आया और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा 6, मतलब ये 60% हो जाएगा। आपका सी आंसर हो जाएगा। सिंपल है। इस पर इसको माइनस करो, उसके बाद जो वैल्यू आता है फिर इससे ये क्या होता है, लंबाई से ही तो करें हैं तो लंबाई से उसको डिवाइड करके फिर आपको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 60%। 59 नंबर पे है। एक स्टील इस्पात प्लेट है जिसका वो रेशियो दे रखा है 1:20 का और उसकी साइज़ है आपका 800 × 1400 mm है ना। ये साइज़ है और ये आपका प्लेट का स्केल है। तो आरेखन की लंबाई क्या होगा, लंबाई पूछा है ना। व्हाट इज द लेंथ इन ए ड्राइंग में लेंथ क्या होगा। अब देखो ये क्या है, रेशियो में है, रेशियो मेथड में। टोटल जो है ये 800 और 1400 है ना, और उसको 1:20 में स्केल में कर रखा है और यहाँ पे mm में 4:40 ऐसे करके दे रखा है। तो आप क्या रहो, सिंगल सिंगल निकाल सकते हो, डबल भी निकाल सकते हो। तो 800 से सीधा डिवाइड कर दो 20 को, है ना। तो ये अब एक 40 हो जाएगा और दूसरा जो है आपका 70 हो जाएगा। तो 40 और 70 जो है इसी में है ना। अब इसमें भी ध्यान रखना है आपका, ये 70-40 वाला भी है। तो ये 40 और 70 क्यों होगा, क्योंकि 800 पहले है इसलिए 40 पहले, फिर आपका हो जाएगा। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें 2 टर्नर को 20 पुर्जे उत्पादित करने के लिए 3 दिन लगते हैं ना। 2 टर्नर 3 दिन 20 पुर्जे बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, 6 टर्नर एक्स कर दिए हैं ना, कितने लगाते हैं, 30 पुर्जे उत्पादित करते हैं। तो ये क्या पूछा है, कितने दिन लगेंगे, तो इसके बारे में पूछा है। तो ये सीधा कट जाएगा 6-6, ये आपका 2-3, 3/2, 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा, है ना। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये टाइम एंड वर्क का जो है वो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें 2 टर्नर हो गए, मतलब 2 मैन हो गए। 2 मैन के बाद क्या होगा, 20 पुर्जे होते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। फिर ये आपका 3 आवश्यक लगते हैं, तो MDH असेसमेंट डे वर्क आवर ऐसे होता है ना। इसको करके आप 20 से डिवाइड करो, सेम चीज़ इधर हो जाएगा। 6 हैं, फिर उसके बाद उत्पादित कितना है, 30 है और निकालना हमारा x है। तो इसको जब काटोगे 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ 2 से 0 0, तो ये आपका फाइनली 3/2 हो जाएगा। x = 3/2 हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। यदि आयत की चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई के 10 सेंटीमीटर कम है। लंबाई जो है आपका, इसको ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, इसको सीधा निकाल देते हैं तो आपका निकल जाएगा। इसका पेरीमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई निकालना है ना। तो क्या करेंगे हम, जैसे पेरीमीटर पहले निकालते हैं तो वहाँ से आपका लंबाई सीधा निकल जाएगा, वो लंबाई निकालने के लिए टाइम नहीं लगेगा ना। तो जैसे हम इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप जो होता है 2 × L + B = पेरीमीटर कितना है, 60 है ना। तो ये L + B = 60 है, तो L + B = ये जैसे 2 है इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो L + B = 30 है और ये आपका दिया हुआ है क्या, ये विड्थ जो दे रखा है वो आपका 10 है, तो एक आपका 10 हो जाएगा और ये आपका L हो जाएगा, है ना। सो ये आपका 20, 60, 30 बचा, यहाँ 20 हो जाएगा, है ना। L = सीधा 20 आ जाएगा, ऐसे निकालना चाहो तो आप। बाकी कोई नहीं, हम एक और इसमें नया दूसरा को बताते हैं आपको। जैसे ये आपका हो गया
पेरीमीटर जो होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी हो गया, इसी से हम करेंगे तो आपका पेरीमीटर जो दे रखा है 60 हो जाएगा। फिर आपका 2 एल जो है, एल का पता नहीं है, और बी जो है आपका 10 है ना। ये इधर आएगा तो कितना बचेगा, 30 आ जाएगा यहाँ पे, इस साइड आ गया 30 रह गया है ना। अब एल प्लस 10 हो गया, एल प्लस 10, तो एल इज इक्वल टू ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, तो ये आपका 20 आ जाएगा। तो ये आपका 20 सेंटीमीटर, सी में जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। फिर आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। इसमें गोले का आयतन दे रखा है, गोले की त्रिज्या पता करना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है, स्फीयर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, और ये आपका कितना दे रखा है 792/7 है ना। निकालना क्या है, ये आर निकालना है आपको, है ना। तो इसमें जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आर पाई का जो वैल्यू होता है इधर लिख देता हूँ 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब है ना, इज इक्वल्स टू इधर 792/7। तो ये 7 और ये 7 कट जाएगा, 22 से आप काटोगे तो ये आपका 792 कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 22 तिया 76, 792 है ना। इसको यदि हम काटते हैं, मैं ऐसे करता हूँ, इसको सीधा काट देता हूँ है ना, आर क्यू भी सीधा निकाल देता हूँ तो उसमें आसानी हो जाएगी। सोचे ये 4/3 था है ना, 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल्स टू 792/7 था, तो इसको मैं आर क्यू भी सीधा निकाल देता हूँ। ये आपका 792/7 इज इक्वल्स टू ये आपका 3 हो जाएगा, 3/4 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 है ना। तो 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 से काटना है तो 22 से आप जैसे काटोगे तो ये 11 दूनी 22, और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 है ना। फिर 11 को काटते हैं इसमें, 11 तिया 33, 11 तिया 33, इधर क्या बच गया, 6 बच गया, और इधर है 7, 11 चक्का 6 7 36 आया, और ये 4 9 36, मतलब ऐसे मान के चलो 9 तिया 27, तो मतलब 9 तिया 27, तो 27 के आसपास आ रहा है आर क्यूब इज इक्वल्स टू, तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ये आपका दिया है बी में 3 सेंटीमीटर है ना। अगला चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्या है, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल जो है कितना होगा वो आपको पता करना है, जिसका योग जो है 15 है। तो विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, 3 5 7 11 और 13। इसको किसी में से जोड़ो, 5 7 7 12 और 3 15, मतलब ये तीनों करके 15 आता है। इसका मल्टीप्लाई कितना हो, 7 5 35 दूनी 105, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम। तो अगला सवाल जो है आपका 64 नंबर। इसमें क्या है, इसमें आपका 150 mm का व्यास की पुल्ली है, 1400 RPM है ना, और 2400 RPM चलित ग्राइंडिंग व्हील संयोजित करने के लिए व्यास। तो ये इसका निकालने का मेथड होता है, तो ये पुल्ली का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से इसको निकाला जाता है। तो जैसे हम इसको क्या करते हैं, सबको अलग अलग मानना होगा, D1 D2 ऐसे करके, या N2 ऐसे मानना पड़ देगा। ये जैसे पहला व्यास हो गया है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, D1 मान लेता हूँ, तो ये आपका मतलब ड्राइवर पुल्ली हो गया, इसको 150 mm हो गया, और ये आपका स्पीड है तो N1 मान लेता हूँ इसको, ये 1400 है। हमको D2 क्या है निकालना है, और N2 जो है हमारा दिया हुआ है 2400 दिया हुआ है ना। तो सो D2 इज इक्वल्स टू, मतलब इसका फार्मूला लगता है ऐसे आपका, D1/N1 इज इक्वल्स टू D2, सॉरी D1/D2 होता है ना, D1/D2, और ये आपका N1/N2 होता है ना, सॉरी N2/N1 होता है, N2/N1 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई और इससे आ जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। सो इसको मैं क्या करता हूँ, 150 mm हो जाएगा, ये 150 mm इंटू 1440 डिवाइडेड बाई 2400
इज इक्वल्स टू जो आपका कैलकुलेशन करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 8 से कटोगे तो ये 18, हाँ 18 बचे 90, तो ये 90 mm हो जाएगा। डी जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले चलते हैं 65 नंबर में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है, तो आपका उसका वैल्यू होता है 1, है ना। सीधा ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगला जो है 66 नंबर क्वेश्चन में, इसमें आपका एसआई यूनिट पूछा है। बल लागू जो है यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पूछा है। तो इसका जो यूनिट होता है उसके बारे ये जो होता है न्यूटन मीटर होता है। इसमें आएगा न्यूटन मीटर, ये आपका न्यूटन मीटर है। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट जो होता है आपका होता है इसका न्यूटन मीटर। यही आपका टॉर्क का भी होता है ना। 67 नंबर में है, इसमें क्या है, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एट। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम 68 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये आपका एक सरल मशीन में यांत्रिक लाभ की परिभाषा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज में सिंपल मशीन की है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट होता है। तो लोड बाय एफर्ट किस में है, ये आपका सी में है ना, लोड बाय एफर्ट, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 69 नंबर पे। तो ये वायुमंडल दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू, सो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बार में करा जाता है, तो 1 बार हो जाएगा आपका, इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर में क्या है, वेग के परिवर्तन दर है, मतलब खाली स्थान है उसको करना है। वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो उसमें क्या होता है, वो चेंज क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो आपका जो होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होता है। जैसे वेलोसिटी होती है क्या होता है, वो मीटर पर सेकेंड होता है। तो उसमें क्या होता है, एक मतलब दूरी के हिसाब से वो क्या होता है, कुछ टाइम पे वो चेंज करता है। तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है। फोर्स जो होता है उसका आपका न्यूटन होता है। विस्कोसिटी जो होता है यूज़ करा जाता है, मतलब आपका फ्लूइडिटी जो होता है उसको काउंट करने के लिए फ्लूइडिटी कह लो, या फिर जो उसमें तरलता होता है उसको मापने के लिए ये वाला इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेट कितना कर रहा है वो पर सेकंड के हिसाब से वो होता है। अगला 71 क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन में, यदि चिप ड्रिलिंग के समय एक लीप से निरंतर प्रवाहित करता है तो उसका संभाव्य कारण है। मतलब ड्रिलिंग जब कर रहे हो तब एक ही लीप से निकल रहा है, तो उसके मेन कारण क्या है उसके बारे में पूछा है। तो चिप इज़ फ्लोइंग आउट कंटिन्यूसली, मतलब लगातार वो निकल रहा है थ्रू 1 लीप ओनली ड्यूरिंग ड्रिलिंग। तो मतलब मेन कारण क्या है उसके बारे में पूछा है। तो उसमें आपका जो है लीप एंगल जो होता है अनइक्वल है, यही आपका फर्स्ट वाला जो है वो आंसर हो जाएगा, है ना। अनइक्वल लीप एंगल है जिसके कारण वो एक ही साइड से आ रहा है। अगला जो है आपका 72 नंबर क्वेश्चन में, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम काट के लिए 12 mm का डायमीटर है, उच्च गति के आरपीएम, एल्यूमिनियम काट करने के लिए डायमीटर दे रखा है, उच्च गति हाई स्पीड, मतलब हाई स्पीड स्टील जो है ड्रिल के आरपीएम गति गणित करें। एल्यूमिनियम के लिए कर्तन गति, ये आपका कटिंग स्पीड हो गया, आरपीएम निकालना है। तो आरपीएम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू कटिंग स्पीड इंटू 1000, कटिंग स्पीड इंटू 1000 इंटू पाई इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यदि करते हैं तो हमारा क्या है, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, अब इसको सॉल्यूशन करता है ना। तो कटिंग स्पीड हमारा 50 है, सो कटिंग स्पीड हमारा 50 है, 50 इंटू 1000 कर दिया। और दूसरा जो है आपका पाई का मान होता है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ गया तो ऊपर, और आपका जो डायमीटर दे रखा है वो 12 है। इसको आप काटोगे तो चलो इसको काट देता हूँ, 11 दूनी 22 और ये 25 दूनी 50 है ना। इससे मैं काटता हूँ आपका 3 चौके 12 और ये आपका 250 आ जाएगा, 250 मतलब 11 तिया 33। इसको जो है मैं और भी कर देता हूँ छोटा सा, ऑन एन एवरेज कर देता हूँ, ये 2 बार में चला गया और ये आपका 2 पॉइंट समथिंग चला गया, है ना। तो 4 मतलब 1000 से ऊपर आ रहा है, तो 1000 से ऊपर कौन सा है, ये सी में है ऑप्शन में। ऑन एन एवरेज लेना पड़ेगा क्योंकि आपका देखो वैल्यू जिस हिसाब से दिया रहता है ना आंसर में, उसके हिसाब से लेना पड़ता है। क्योंकि मैं पॉइंट निकालते जाऊँ तो नियरेस्ट उससे बढ़िया देख लेता हूँ, जो नियरेस्ट में ऑप्शन में आ रहा है वो आपका सीधा आंसर हो जाएगा।
जैसे इसमें देखो आप, इसमें जैसे काटता मैं तो 3.2, फिर ये क्या आता है 2.333 ऐसे करके आ जाता है, फिर इसमें भी वैसे ही करके आ जाता है। तो मैंने एक्यूरेट एक ऐसा वैल्यू लिया, 2 से कर दिया, और इसका एक टोटल कर रहा हूँ तो है 1000 आ रहा है ना। तो ये 1000 के आसपास देखो, तो 1000 के आसपास जो है वो 1326 है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। 73 नंबर में नाइट राइडिंग जो है, नाइट राइडिंग के बारे में पूछा है। तो नाइट राइडिंग जो है वो आपका हीट ट्रीटमेंट का, सॉरी, केस हार्डनिंग का एक प्रोसेस है, जिसमें आपका अमोनिया गैस जो होता है उपयोग किया जाता है। बाकी हीट ट्रीटमेंट जो होता है, हीटिंग और कूलिंग होता है मेन उसका पर्पज़, लेकिन उसका जो है हीट ट्रीटमेंट सिंपल देखोगे तो उसका हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द मेटल, वो आपका हीट ट्रीटमेंट होता है। उससे क्या होता है, उसमें अलग अलग विधियाँ होती है, जैसे एनिलिंग हो गया, उसको एनिलिंग में क्या होता है सॉफ्ट किया जाता है, मशीनिंग के लिए तैयार, मशीनिंग सॉफ्ट और मशीनिंग के लिए क्या होता है उस मटेरियल को तैयार किया जाता है। हार्डनिंग में क्या होता है, हार्ड किया जाता है मटेरियल को, उसमें जैसे कटिंग और एब्रेशन का जो होता है वो अच्छा विरोध करता है। फिर अगला उसका यूज़ करा जाता है उसके हिसाब से। अगला जो सवाल है आपका 74 नंबर का, तो इसमें क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री के मूल्य, साइन 60 का वैल्यू पूछा है। तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है आपका, ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से है, तो ये आपका √3/2 है ना। अब ये √3/2 को क्या है, ये डेसिमल में दे रखा है ना। तो डेसिमल में √3 को आप वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, तो इनका होता है 1.73 होता है ना, 1.73, उसको फिर डिवाइड करो 2 से, तो ये आपका काटोगे तो फाइनली जो आएगा आपका 0.866 आ जाएगा, है ना। बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 0.866। और इसका लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 75 नंबर, और IPRC का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये। और टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, और 2018 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है x = 0 है, y = 5/2 है। तो ये आपका x² + 2x + y² का जो रहता है वैल्यू पूछ रखा है। सिंपल देखोगे ये क्या है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसमें देखो ये जैसे देखोगे ना, तो ये आपका a+b का जो होल स्क्वायर होता है उसके हिसाब से ये आता है। तो ये आप मान के चलो, आप x + y का होल स्क्वायर होता है ना। तो इज क्या होता है, x² + 2xy + y² है ना। थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। x दिया है, y दिया है, इसका वैल्यू पूछना है ना। तो x + y का होल स्क्वायर = x² + 2x + y² है ना। 2xy + y², ये निकालना है। तो x + y, x का वैल्यू क्या है मेरा 0 है, तो 0 हो गया, प्लस y का वैल्यू कितना है मेरा 5/2 है, 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये जैसे ये तो 0 हो गया, तो 5/2 ही बचा है ना। 5/2 बता मतलब 25/4 आपका 4 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा 25/4 आ जाएगा। तो ये आपका सी में जो आंसर है 25/4 है ना, ये आपका है। तो इस वीडियो को ख़त्म हो गया जो क्वेश्चन था आपका। बाकी ऐसे ही आगे देखेंगे आपका 2020 का जो पेपर हुआ था, 2023 का पेपर हुआ था, दूसरे भी देखेंगे ही, इसरो के और भी LPSC जैसे अभी कर रहे हैं, फिर IPRC देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।